हेलो दोस्तों। मेरा नाम ममता है। आज मेरे रिश्ते के लिए कुछ लोग आए थे, लेकिन न जाने क्यों वह लोग मुझे बहुत अजीब लग रहे थे और उनके साथ आने वाली उनकी भतीजी तो बहुत ही अजीब थी। मैं अपनी माँ के सामने बैठी लगातार एक ही बात कह रही थी कि माँ मेरी शादी वहाँ मत कराइए, जबकि मेरी माँ अचानक बोली, तुम पागल हो गई हो क्या? इतना अच्छा रिश्ता इतनी आसानी से नहीं मिलता। और देखो बेटी, भगवान की मर्जी में खुश रहना चाहिए। ये रिश्ता भगवान की तरफ से तुम्हारे लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। देखना, मेरा दिल कहता है वह बहुत अच्छे लोग हैं, और जो लोग भगवान को नाराज करते हैं उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। मेरी माँ किसी भी हालत में मेरी शादी वहाँ कराना चाहती थीं, और मुझे वहाँ शादी करना सही नहीं लग रहा था। मैं अपनी माँ को धैर्य से समझाते हुए बोली, माँ, मेरी उम्र नहीं निकली जा रही है। आप क्यों इतना ज्यादा सोच रही हैं? मैं भगवान को नाराज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने महसूस किया है कि उनका परिवार थोड़ा अलग है, और सबसे ज्यादा मुझे वो लड़की समझ नहीं आती। वो लड़की मेरे होने वाले पति की भतीजी है, लेकिन उसका अंदाज बहुत अजीब था। आपने महसूस नहीं किया, लेकिन मैंने बहुत महसूस किया है। मैं किसी भी तरह अपनी माँ को मनाने की कोशिश कर रही थी। ऐसा नहीं था कि मुझे कोई और पसंद था या मुझे यह लड़का पसंद नहीं था, मगर मैं बहुत जल्दी लोगों को पहचान लेती थी। और मैं अपने होने वाले पति की भतीजी को देखकर इतना जान चुकी थी कि यह लड़की अच्छी संगत में नहीं है। जबकि मेरी माँ सिर पर हाथ रखकर बैठ गई थीं, कुछ पल बाद उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, और यही मेरी हद हो गई थी। मैं तुरंत उनके कदमों में बैठते हुए नरम लहजे में बोली, माँ, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। आपकी बात सर आंखों पर। आप जिससे कहेंगी मैं शादी कर लूंगी। जिससे भी आप मुझे बांधना चाहेंगी उसका साथ मुझे मंजूर है। मगर आप मेरी बात को समझने की कोशिश तो करें। आप क्यों मुझे किसी अंधे कुएं में धकेलना चाहती हैं, जिसमें सिवाय अपमान के और कुछ नहीं है? आप नहीं जानती, मैंने उस लड़की को देखा है। वो बहुत अलग है। उसकी हरकतें, उसका अंदाज ये बताने के लिए काफ़ी है कि वो लड़की अच्छी नहीं है। और अगर वो लड़की अच्छी नहीं है तो इसका मतलब उसका परिवार भी अच्छा नहीं है। जबकि मेरी माँ तड़पकर बोली, तुम पागल हो चुकी हो। तुम्हारा दिमाग घुटनों में आ गया है। तुम्हारी शादी उस लड़की से नहीं होगी, उसके चाचा से होगी। और तुम ज्यादा मत बोलो। तुम्हें बड़ों के मामले नहीं पता, चुप रहो। मैंने फैसला कर लिया है। मैं तुम्हारी शादी हर हाल में वहीं कराऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी माँ यह कहकर अपने कमरे में बंद हो गई थीं, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज वो लोग मुझे देखने के लिए आए थे, और उस लड़की का मुझसे अजीब अजीब सवाल पूछना कि आप क्या पहनना पसंद करती हैं, क्या आपके लड़के दोस्त हैं और क्या आप उनसे मिलने जाती हैं, क्या आप लेट नाइट पार्टी करते हैं। ये बातें बोलने की तो नहीं होती, मगर मैं जानना चाहती हूँ, प्लीज बताएं। उसका अंदाज बहुत अजीब था। न जाने क्यों वो लड़की मुझे गलत महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोहरी व्यक्तित्व वाली हो, मगर मैंने कोई नतीजा निकालना जरूरी नहीं समझा था। मेरी माँ को मेरे होने वाले पति बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने बिना मेरी राय लिए उन लोगों को हाँ बोल दी थी। कुछ ही पल का खेल था, और शादी की तैयारियां जोर शोर से होने लगी थीं, जबकि मुझे घबराहट हो रही थी। और फिर मैंने भी आखिर में यह सोचकर खुद को समझा लिया था कि वाकई मेरी शादी उसके चाचा से हो रही है, उससे नहीं। और अगर उसने मुझसे फिर से कोई भी उलटा सीधा सवाल करने की कोशिश की तो मैं उसके चाचा से शिकायत कर दूंगी। लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि उनके घर जाने के बाद मेरे सामने क्या हकीकत आने वाली है। समय अपनी रफ्तार से बीत चुका था, और मेरी शादी खुशी खुशी मेरे पति से हो गया था, और मैं बाप के घर से पति के घर आ गई थी। समय गुजरता जा रहा था, और यहाँ के तौर तरीके देखकर मेरी जान हलक में आ गई थी। जैसा मैंने सोचा था, बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। यहाँ आकर मुझे सभी लोगों के राज मालूम होते जा रहे थे। मैं हैरान थी कि मेरी शादी मेरे घरवालों ने कहाँ कर दी है। मेरी माँ तो कहती थीं कि तेरा ससुराल बहुत ही अच्छा है, वहाँ तू बहुत खुश रहेगी, तुझे जिंदगी की हर सुविधा मिलेगी। वो लोग बहुत ही इज्जत और मर्तबे वाले हैं, बस तुझे उनके हर हुक्म की पैरवी करनी है। लेकिन यहाँ आकर तो एक अलग ही हालात सामने आ रहे थे। मेरी जेठ की बड़ी बेटी नेहा एक बहुत ही अलग मिजाज की लड़की थी। उसकी उम्र 19 साल थी, मगर उसकी हरकतें किसी 25 साल की बुरी औरत जैसी थीं। नेहा को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वह सारे खेल खेली हुई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी ऐसे बेढंगे परिवार में हो जाएगी। शादी की सुबह मैं हैरान रह गई थी। जब मेरी वो 19 साल की भतीजी अपने चाचा की गोद में आकर बैठ गई थी,
मेरे लिए यह सब कुछ काफ़ी हैरान करने वाला था। मेरी माँ ने तो मेरे ससुराल की बहुत तारीफ़ें की थीं कि तेरे ससुराल वाले बहुत धार्मिक लोग हैं, तू बहुत खुश रहेगी, कोई भी परेशानी तुझे नहीं होगी। जो धार्मिक होते हैं उनके दिल में भगवान का खौफ होता है, मगर मुझे तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिखा था। थोड़ी देर बाद मेरी जेठानी आकर अपनी बेटी को ले गई थीं, जबकि वो लगातार मना करती रही कि उसे वहीं रहना है। मेरे पति भी शायद मेरी मौजूदगी में शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ही हमें नाश्ते के लिए बुलाया गया था। काफी खुशनुमा माहौल में नाश्ता किया जा रहा था, लेकिन अचानक ही नेहा आकर बैठी तो माहौल में एक अजीब सी ठंडक छा गई थी। मेरी सास, ननदें और मेरे देवर सभी के चेहरे उतर गए थे। वहां से धीरे धीरे सब उठना शुरू हो गए थे, जबकि वो लड़की नेहा अभी भी डटी हुई नाश्ता करती रही थी। जब उसकी दादी ने महसूस किया कि सब जा रहे हैं तो उन्होंने खुद ही नेहा को अंदर भेज दिया था, जबकि नेहा मुंह बनाती और सबको बुरा भला कहते हुए अंदर चली गई थी। मैं हैरान थी कि उसे मेरी मौजूदगी का भी एहसास नहीं हुआ। शायद वो ऐसे ही सोच की मालिक थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि असली हकीकत क्या है। जैसे जैसे समय बीतता गया, नेहा की और भी अजीब बातें मेरे सामने आने लगीं। रात का दूसरा पहर चल रहा था और प्यास के कारण मेरी नींद अचानक खुल गई। मैंने साइड टेबल की ओर हाथ बढ़ाया तो देखा कि जग खाली पड़ा था, जिससे मुझे और चिढ़ हो गई। मैंने गुस्से में अपने पति की पीठ को घूरा। रात में पानी लाने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी, लेकिन हर बार की तरह वे आज भी पानी लाना भूल चुके थे। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन उस समय उनकी नींद खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने चुपचाप चप्पल पहनी और बाहर निकल आई। जैसे ही मैं किचन के पास पहुंची, नेहा की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। शायद वह किसी से मोबाइल पर बात कर रही थी। वह धीरे धीरे कह रही थी, देखो, मेरे पास इतना समय नहीं है, जितना कहाँ है उतना करो और सही समय पर पहुंच जाना। मुझे नहीं पता, बस मुझे यह करना है। अब मेरा दिल बहुत कर रहा है, मुझसे और सहन नहीं होता। न जाने मम्मी मेरी शादी कब करेंगी, और मैं यह काम अपनी जिंदगी में जल्द से जल्द करना चाहती हूँ। उसकी बातें सुनने में काफी दिलचस्प लग रही थीं। मैं ध्यान से सुनने लगी। वह आगे बोली, बस मैंने सोच लिया है कि अब मैं यह करती जाऊंगी, मुझसे और सहन नहीं होता। मेरी आंखें हैरानी से फैल गईं। वह शादीशुदा रिश्ता बनाने की इच्छा जता रही थी, और वह भी किसी अनजान आदमी के साथ। क्या ये बातें उसके लिए सही थीं? मैं उससे जाकर पूछना चाहती थी, लेकिन तभी उसने कुछ ऐसा कहा कि मेरे होश उड़ गए। वह बोली, और हाँ सुमित, वहां सिर्फ तुम ही नहीं होने चाहिए, तुम्हारे साथ 2-4 और लड़के भी होने चाहिए। मैं किसी एक आदमी के साथ यह काम नहीं करना चाहती। वहां 2-4 और लड़के होने चाहिए, तभी मजा आएगा, नहीं तो यह सब बेमजा सा रह जाएगा। उसकी इन बेहूदा बातों पर मेरे कान की लौ तक लाल हो गई। अचानक वह किचन से बाहर आ गई और मुझे सामने खड़ा देखकर बगल से निकल गई। उसके माथे पर कोई शिकन नहीं थी, न ही चेहरे पर कोई घबराहट। वह इतनी आसानी से ये बातें कर रही थी मानो ये कोई बड़ी बात ही ना हो। लेकिन मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। नेहा हमारे परिवार की इज्जत थी। अगर वह कोई गलत काम करती तो हमारे परिवार की ही बदनामी होती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने जल्दी जल्दी पानी पिया और जग भरकर अपने कमरे में लौट आई। वह रात मेरे लिए किसी सज्जा से कम नहीं थी। मैं बिस्तर पर सीधी लेट गई, लेकिन नींद कोसों दूर थी। मैंने अपने पति की पीठ देखी और उन्हें उठाकर यह सब बताने का सोचा, लेकिन मैं इतनी जल्दी किसी लड़की पर आरोप नहीं लगा सकती थी। वैसे तो घर में कोई नेहा को पसंद नहीं करता था, लेकिन अगर मैं उस पर इतना घिनौना आरोप लगाती तो सब लोग मेरे ही खिलाफ हो जाते। और मेरी शादी को अभी केवल 3 महीने ही हुए थे, इसीलिए मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती थी जिससे मेरी वैवाहिक जिंदगी पर असर पड़े। जैसे जैसे समय बीता, मैंने चुप्पी साध ली थी। मैं बस सही मौके का इंतजार कर रही थी ताकि अपने पति से यह बात कर सकूं। आखिरकार 4 बजे के बाद मुझे नींद आई थी। सुबह हमेशा की तरह उजली साबित हुई। सूरज के उगते ही मैं उठ गई और घर की औरतों के साथ नाश्ता बनाने में लग गई। मैं बार बार नेहा की माँ की तरफ देख रही थी। इस घर में वही एक महिला थी जो नेहा से बेहद प्यार करती थी। बाकी घर के लोग उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे। अचानक मेरा मन हुआ कि मैं उन्हें उनकी बेटी की करतूतें बता दूं, लेकिन फिर सोचा कि शायद इसका कोई फायदा नहीं होगा। कौन जाने, वो मुझ पर यकीन भी करेंगी या नहीं।
पर मेरा ज़मीर मुझे चुप बैठने नहीं दे रहा था। नाश्ता करवाने के बाद मैं ऊपर कबूतरों को दाना डालने चली गई। यह शौक मेरे पति का था। घर में किसी को भी कबूतर पालने का शौक नहीं था, सिवाय मेरे पति के, जिन्होंने छत पर एक बड़ा पिंजरा बना रखा था जिसमें कई कबूतर पाल रखे थे। मैंने कबूतरों का दाना पानी किया और नीचे आने लगी। तभी मेरी नज़र छत के कोने में बैठी नेहा पर पड़ी, जो मुंडेर पर बैठी मोबाइल चला रही थी। मैं उसकी तरफ बढ़ी। मुझे देखकर वह झेंप गई। वह क्या कर रही थी मुझे नहीं पता था, पर इतना तो समझ आ गया था कि वह मोबाइल में कुछ देख रही थी। अचानक मेरे मन में गलत सलत ख्याल आने लगे। यकीनन वह मोबाइल पर कुछ गलत ही देख रही थी, तभी तो मेरे आने पर घबरा गई थी। मुझे ताज्जुब हो रहा था कि इतनी छोटी उम्र में यह लड़की ऐसी हरकतें कर रही है। मैं उसे कुछ कहने ही वाली थी कि वह वहां से फौरन भाग निकली। मेरी समझ से सब कुछ बाहर था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करना चाहती है, लेकिन इतना तो साफ था कि वह बहुत बड़ा कोई काम करने वाली है, जिसके बाद पूरे परिवार की बदनामी हो जाएगी। मगर मैं किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। मेरी जान सूख रही थी। शादी के ये दिन मेरे लिए खुशियों के नहीं, बल्कि किसी सज़ा के जैसे हो गए थे। नेहा की सच्चाई जानकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, और ख़ासकर अपनी जेठानी पर गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने अपनी इकलौती बेटी की कैसी परवरिश की थी। उसके पापा भी अक्सर उस पर गुस्सा होते थे, खासकर उसकी लापरवाही पर। उसका बेफिक्राना अंदाज सबको खटकता था। जब वह बाहर जाती थी तो काफ़ी देर बाद घर लौटती थी। मेरी सास इन बातों पर बहुत चिड़चिड़ाती थीं, पर नेहा एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती थी। वो दिन भी रोज़ की तरह गुजर गया। अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर नेहा सजी धजी बैठी थी। मेरी सास ने उसे एक नज़र देखा और बोली, अरे नेहा, तू कहाँ जा रही है? तेरा दिमाग तो ठीक है? घर से इजाज़त ली भी है? नेहा ने अपनी दादी को देखा और बिना कुछ कहे नाश्ता करने लगी। वह इकलौती बच्ची थी जो अपनी दादी को ऐसे नज़रअंदाज करती थी जैसे उनका इस घर में कोई वजूद ही नहीं है। नेहा तो सभी को इस तरह अनदेखा करती थी। किसी से बात करना उसने ज़रूरी नहीं समझा। शायद उसकी परवरिश ही ऐसे हुई थी। थोड़ी देर बाद वह सभी के सवालों को नज़रअंदाज कर अपना बैग उठाकर घर से चली गई। पीछे सब लोग उसकी माँ को ताने मार रहे थे, जबकि उसकी माँ के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मैं हैरान थी कि ये औरत आखिर चाहती क्या है। शायद उसे अपनी बेटी की करतूतें मालूम थीं, पर उसकी मुस्कान मुझे किसी बड़ी आफत का संकेत लग रही थी। मुझे बस नेहा के लौटने का इंतज़ार था, ताकि सच्चाई सामने आ सके। नेहा, जो कल सुमित नाम के लड़के से 4-5 और लड़कों की बात कर रही थी, वह उनके साथ रंगरलियां मनाने गई थी, उनके साथ पाप करने के लिए गई थी। यह सोचकर ही मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। नेहा शाम होने से पहले घर लौट आई थी और सीधा अपने कमरे में जाकर सो गई थी। वह इतनी थकी हुई थी कि उठने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने उसे 2-3 बार खाने के लिए बुलाने की कोशिश की, पर उसने हर बार मना कर दिया। यह सब देखकर मुझे यकीन हो गया था कि यह लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मेरा दिल उससे उठ गया था। मुझे उससे नफ़रत सी महसूस होने लगी थी, बल्कि उससे घिन महसूस होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे ख़त्म कर दूं। जिस लड़की को जायज़ नाजायज़ का फ़र्क नहीं पता, उसे जीने का कोई हक़ नहीं है। मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख़याल आने लगे। मैंने खुद को मुश्किल से संभाला और अपने कमरे में जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद मेरे पति अपने दोस्तों के पास चले गए और मुझे अपनी सास के कमरे में भेज दिया। वहाँ पहले से ही मेरी एक देवरानी और एक जिठानी बैठी थीं, जो सास से बातें कर रही थीं। मैं भी उनके साथ जाकर बैठ गई। अचानक नेहा का जिक्र छिड़ गया। मेरी छोटी जेठानी ने सास से कहा, आप लोगों ने बेवजह ही नेहा को इतना सर पर चढ़ा रखा है। उसकी शादी करो और उसे उसके घर भेजो। फालतू में घर में हर वक्त शोर मचाती रहती है। उसकी वजह से सब परेशान हैं। कल भी विक्रम यही कह रहे थे कि इस लड़की ने हमारी नाक कटवाने की कसम खा ली है। न जाने ये हमारा क्या करेगी। मेरी जिठानी भी यही बात कहने लगी। अचानक लंबी खामोशी के बाद मेरी सास बोलीं, बस, पराई बच्ची है, कुछ दिन की मेहमान है, फिर चली जाएगी। तुम लोग अपना खून मत जलाओ, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। पराई बच्ची पर मेरे कान खड़े हो गए। मैंने अपनी सास से पूछा, मम्मी जी, पराई बच्ची से क्या मतलब? उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, अरे बहू, तुम्हें क्या मालूम कि तुम्हारी जेठानी की अपनी कोई औलाद नहीं है।
नेहा उनकी अपनी बेटी नहीं है, उसे गोद लिया गया है और बेवजह उसे ढेर सारे लाड दिए गए हैं। इसी लाड प्यार के चलते वह बिगड़ गई है। ये बात मेरे लिए चौंकाने वाली थी। मैं बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देख रही थी। अब मुझे नेहा की बेहुदा हरकतों की असलियत समझ आ रही थी। मेरी जेठानी का धीमे से मुस्कुराना, देर से घर आने पर कुछ न कहना, उसकी गलतियां जानते हुए भी उसे कुछ न कहना, आज सब सच्चाई सामने आ चुकी थी। उन्होंने कभी भी नेहा को अपनी औलाद माना ही नहीं था। मुझे नेहा पर बहुत अफसोस हो रहा था कि वह कैसे घर में पैदा हुई है, यानी उसका भविष्य पूरी तरह से अंधकारमय था। उसकी दुनिया और जिंदगी दोनों बर्बाद हो चुकी थीं। आज पहली बार मुझे नेहा के लिए दुख महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि असलियत कुछ और ही थी, जिसका मुझे पता नहीं था। अगले दिन सुबह मैंने उसे बहुत हैरानी से देखा। मेरा शक धीरे धीरे हकीकत में बदल रहा था। वह बहुत लड़खड़ाते हुए चल रही थी, जो इस बात की निशानी थी कि उसने यकीनन कुछ गलत किया है। मेरी सास ने उसे कई बार टोका, लेकिन वह हमेशा की तरह अनदेखा करके अपनी माँ की बाहों में सिमट गई। उसकी माँ ने उसके लिए ताज़ा नाश्ता बनाया और उसके सामने सजा दिया, जिसे वह चुपचाप खा रही थी। आज मैं भी उसके साथ बैठी और उससे इधर उधर की बातें करने की कोशिश कर रही थी। मेरा मकसद साफ था कि मैं उससे दोस्ती करना चाहती थी। मैं इतना तो जान चुकी थी कि यह लड़की बुरी संगत में पड़ चुकी है, लेकिन अगर यह मेरे साथ रहती तो मैं इसकी सही परवरिश कर सकती थी और इसे बुराई के रास्ते से हटाकर अच्छाई की राह पर ला सकती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह असल में कुछ और ही थी। काफ़ी देर तक वह मुझसे बातें करती रही और फिर अपने कमरे में चली गई। इस दौरान उसने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैं समझ गई थी कि वह लड़की बेबाक होने के साथ साथ काफ़ी चालाक भी है, इसलिए वह अपने ऊपर कोई बात नहीं आने दे रही थी। कुछ देर बाद वह फिर नहा धोकर बाहर आई और खुद को चादर में ढककर अपनी माँ को अलविदा कहकर चली गई। आज मेरी सहन शक्ति जवाब दे गई थी। उसकी माँ सब कुछ देखती रही, लेकिन चुपचाप बैठी रही। मैंने गुस्से से उनकी ओर देखा और कहा, आप पागल हो गई हैं क्या? अपनी बेटी को इस तरह कैसे जाने दे रही हैं? क्या आपको नहीं पता वह जवान लड़की है, भटक सकती है, गलत संगत में पड़ सकती है? आप उसकी सही परवरिश क्यों नहीं कर रही हैं? मेरी जेठानी ने मुझे हैरानी से देखा और कहा, देखो ममता, तुम इस घर की बहू हो, लेकिन अभी नई नई हो, तुम हमारे घर के मामलों के बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए अभी तुम्हारा यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है। तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, अपना ध्यान अपनी शादी पर लगाओ। मेरे पति, मेरी सास और मेरी बेटी क्या करते हैं, ये हमारा मसला है। मेरी बेटी क्या करती है, कहाँ जाती है, वह उसका और उसके भगवान का मामला है। तुम कौन होती हो उसे परखने वाली? मेरी जेठानी की ये बातें सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि क्या माँ ऐसी होती हैं जो अपनी औलाद के साथ इतना बुरा करती हैं। मैं गुस्से में कमरे में जाकर बैठ गई, लेकिन खुद को बिल्कुल भी काबू में नहीं कर पा रही थी। दोपहर के समय नेहा घर वापस आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी थकान थी। मैंने उसे पानी का गिलास दिया तो उसने तुरंत पूरा गिलास एक ही बार में पी लिया। वह मेरी तरफ देखते हुए मेरी तबीयत के बारे में पूछने लगी, फिर अचानक से अपनी दादी माँ और बाकी सभी के बारे में पूछने लगी। मैंने धीरे धीरे उसे सबके बारे में बता दिया तो उसने सिर्फ इतना कहा कि वह बहुत थकी हुई है, सोने जा रही है। जब सोकर उठे मैं उसे दोपहर का खाना दे दूं, क्योंकि उसे भूख भी लगी है। मैंने भी सिर हिला दिया, क्योंकि मैंने अब मन बना लिया था कि मैं उसे सही राह पर लाकर ही दम लूंगी। लेकिन आज मुझे यह पता नहीं था कि सच मुझ पर कैसे उजागर होने वाला है। कुछ देर बाद जब मैं कमरे में गई तो वह अपने कमरे में बने छोटे से मंदिर में भगवान के चरणों में सर दिए बैठी थी। मैं वहीं बेड पर बैठकर उसका इंतजार करने लगी कि जब वह आए तो मैं उसे खाना दे दूं। वैसे मुझे आज हैरानी हो रही थी कि नेहा इतनी धार्मिक कब से हो गई कि भगवान के साथ इतना समय बिता रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा, जरूर अपने किए गए पापों की माफ़ी मांग रही होगी। जब उसे भगवान के चरणों में सर दिए काफ़ी देर हो गई तो मैं थककर उसके पास चली गई। उसे कंधे से पकड़कर हिलाया तो मेरी चीख निकल गई थी। मैंने तुरंत उसके सीने पर हाथ रखकर देखा तो उसका दिल धड़कना बंद हो चुका था। नाक के पास हाथ रखा तो वहां भी सांस नहीं आ रही थी। उसकी कलाई भी चेक की, लेकिन नब्ज थम चुकी थी और उसकी जान उसके शरीर से निकल चुकी थी। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थीं। मैंने तुरंत जोर से चिल्लाकर सबको कमरे में बुला लिया। घर में शुक्र था कि 2 मर्द मौजूद थे।
तुरंत नेहा को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां जाते ही हम सब पर यह हकीकत खुल गई कि नेहा का निधन 1 घंटे पहले ही हो चुका था। हम सब वहीं पर रोने और चीखने लगे। थोड़ी देर बाद ही नेहा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सभी के मुंह पर एक ही बात थी कि लड़की कितनी नेक थी, उसकी तो मिसाल नहीं मिलती। ऐसी मौत तो नसीब वालों को मिलती है। सब यही बात कर रहे थे, लेकिन हमारे घर वालों के चेहरे उतरे हुए थे। गली वाले भी कुछ उसकी अच्छाई के बारे में बोल रहे थे, तो कुछ बुराई के बारे में कि यह लड़की बहुत देर से घर आती थी, न जाने कहाँ कहाँ जाती थी। लेकिन हमें नहीं पता था कि कुछ दिनों बाद हम सब पर क्या हकीकत खुलने वाली है। मेरी जेठानी का रो रो कर बुरा हाल था। उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मुझे उन पर तरस आ रहा था। मेरे जेठ ने उन्हें बड़ी मुश्किल से संभाला हुआ था। यह बात तो सच थी कि नेहा सिर्फ उन्हीं से बात करती थी और किसी से नहीं, लेकिन उनका नज़रअंदाज करना और उसकी सही परवरिश न करना मुझे बहुत बुरा लगता था। और आज शायद यह उसी का नतीजा था कि नेहा हमारे बीच नहीं थी। लगभग 15 दिन बाद कुछ वेलफेयर के कपड़े पहने लोग हमारे घर में आए। उन सबके कपड़ों से पता चल रहा था कि वे किसी संस्था से जुड़े हुए हैं। उन्होंने आते ही मेरी जेठानी का नाम पूछा और तुरंत ही मेरी जेठानी उनसे मिलने के लिए आ गईं। उन्हें मेहमानों के खाने में बिठा दिया गया था। पानी आदि देने के बाद हम सब वहीं बैठ गए। वे वेलफेयर वाले मेरी जेठानी को देखते हुए बोले, आपकी बेटी ने हमारे संस्था के लिए जो किया है उसकी कोई मिसाल नहीं है। जबकि मैं ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी कि आपकी बेटी ने इंसानियत की एक ऊंची मिसाल कायम की है। उसने वृद्ध लोगों के लिए जो काम किया है उसकी तो बात ही अलग है। भगवान उसे स्वर्ग में जगह दे, उसकी आत्मा को शांति। इस लड़की ने जाते जाते एक ऐसा संस्थान खड़ा किया है जहां वृद्ध लोग अपनी बाकी जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। उसने ऐसे स्कूल बनवाए हैं जहां गरीब बच्चों को पढ़ाई का मौका मिलता है। उसने इस संस्था को इस तरह से शुरू किया है कि अब लोग लगातार इस संस्था से जुड़ते जा रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर जाएं तो आपको पता चलेगा कि आपकी बेटी ने क्या काम किया है। हम आपको सराहने आए हैं कि आपने अपनी बेटी की इतनी बेहतरीन परवरिश की है और आपकी बेटी के साथ ही सुनीत ने भी उसका खूब साथ दिया है। हमने उसे भी खूब सराहा है कि उसके जैसी युवा पीढ़ी भी लोगों की सेवा कर सकती है। आपकी बेटी ने विधवाओं और अनाथों के लिए भी बहुत कुछ किया है। उसने जाते जाते इतने गरीबों के घरों में चूल्हे जलाए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। आपकी बेटी की तो बात ही अलग है। जबकि हमारा पूरा परिवार उस आदमी और औरत को हैरत से देख रहा था। वे लोग मेरी जेठानी के सामने एक भारी रकम रखते हुए बोले, आपकी बेटी ने हमारे संस्थान के लिए इतना कुछ किया है, यह उसकी तरफ से एक छोटा सा इनाम है। वैसे तो यह उन्हें उनकी जिंदगी में ही देने का इरादा था, लेकिन भगवान को जो मंजूर था। हम इस अमानत में खयानत नहीं कर सकते थे, इसलिए यह अमानत आपको सौंप रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसे किसी अच्छे काम में लगाएंगी, क्योंकि यह आपकी बेटी की मेहनत की कमाई है। वे लोग ये कहकर चले गए थे और हम सब सन्नाटे में आ गए थे। जो पूरा घर नेहा से नफरत करता था, कोई भी उससे बात करना उचित नहीं समझता था। यहाँ तक कि मैं भी उसे नफरत भरी निगाहों से देखती थी। सब उसे बुरा भला कहते थे। सबके मुंह पर एक ही बात होती थी कि वह कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। और आज जब सबको सच पता चला तो सबकी आंखों में नेहा के लिए गर्व था। आज मुझे पता चला कि उसे शहादत की मौत कैसे नसीब हुई, उसकी आत्मा इतनी आसानी से कैसे जुदा हो गई। आज मुझे अपने ससुराल पर गर्व महसूस हो रहा था कि मेरी शादी कितनी अच्छी जगह हुई है। जबकि मैंने अपनी जेठानी की तरफ देखा तो आज भी वह मुस्कुरा रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। सबने उनसे पूछा कि यह सब क्या है, तो वह यही बोलीं, मैं सब जानती हूँ, मेरी नेहा मुझे सब बताती थी। बस उसने मुझसे वादा किया था कि मैं किसी को भी उसके किसी कदम के बारे में न बताऊं। वह कहती थी कि वह इतनी खामोशी से मेहनत करेगी कि उसकी सफलता शोर मचा देगी, और आज उसने वह कर दिखाया है। मुझे अपनी नेहा पर बहुत गर्व है। जबकि मेरी जेठानी यह कहकर अपने कमरे में चली गई थी। और आज मुझे अपनी सोच पर बहुत अफसोस हो रहा था कि मैंने नेहा के बारे में कितना गलत सोचा था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।